हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नेशनलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ बीन इंटरवाइंड विद द स्टोरी ऑफ इट्स नेशनलाइजेशन। वंस द आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। आरबीआई कब नेशनलाइज्ड हुआ था? 1949 को। और इसी डेट को हमारा क्या हुआ था? हमारा संविधान बन के रेडी हुआ था 1949 को। याद है ना? 26 नवंबर 1949। ठीक है, वही डेट है 26 नवंबर 1949, जिसको हमारा संविधान बन के रेडी हुआ था। और 1949 में ही हमारी आरबीआई नेशनलाइज्ड हुई थी एंड अ सेंट्रल बैंकिंग वाज इन प्लेस। The government considered the nationalizing of selected private banks in the country due to the following major reasons। और ऐसा क्यों किया गया था? जो देश की मेन सेंट्रल बैंक थी उनको नेशनलाइज क्यों किया गया था, उसके पीछे क्या कारण था वो देख लीजिए। पहला रीज़न क्या था? एज द बैंक्स वर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, द सर्विसेज ऑफ द बैंकिंग वर हैविंग नैरो रीच, द मासेस हैड नो एक्सेस टू द बैंकिंग सर्विसेज। समझ में आ गया ना कि एज द बैंक वर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि बैंक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मैनेज किया जा रहा था। द सर्विसेज ऑफ द बैंकिंग वर हैविंग अ नैरो रीच, तो उनकी जो रीच थी वो बहुत कम थी, क्योंकि द मासेस हैड नो एक्सेस टू द बैंकिंग सर्विसेज, और जो पब्लिक थी उसको इन बैंकों की सर्विस अच्छे से एक्सेस नहीं मिल रहा था। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या था? द गवर्नमेंट नीडेड टू डायरेक्ट द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट ग्रेटर पब्लिक बेनिफिट कुड टेक प्लेस। और गवर्नमेंट ने ऐसा इसको मतलब बनाया नेशनलाइज करने के बाद कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक बेनिफिट हो सके। द प्लान डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी रिक्वायर्ड अ सर्टेन डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसमें कुछ निश्चित तौर पे सरकार का कंट्रोल होना चाहिए ऑन द कैपिटल जनरेटेड बाय द इकोनॉमी। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया टुक प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेजेस। अब कुछ स्टेजेस हैं जब उन स्टेजेस के थ्रू ही बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। सबसे पहले क्या हुआ? इमरजेंस ऑफ द एसबीआई। तो एसबीआई का सबसे पहले इमरजेंस हुआ। अब बात देख लीजिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इनेक्टमेंट ऑफ एसबीआई एक्ट 1955। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या बनाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1955 बनाया, जो कि एसबीआई का था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द एनएक्टमेंट ऑफ एसबीआई एक्ट 1955 पार्सली नेशनलाइज, और इसको पार्सली मतलब कि आधा नेशनलाइज कर दिया। द थ्री इम्पीरियल बैंक्स, तीन इम्पीरियल बैंक थी मेनली ऑपरेटिंग इन द थ्री पास्ट प्रेसिडेंसीज विद देयर 466 ब्रांच। तीन प्रेसिडेंसी थी, जो कौन सी थी? तीन प्रेसिडेंसी पहले कोलकाता, मुंबई एंड तीसरी कौन सी थी? कोलकाता, मुंबई, और तीसरी कौन सी थी? चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो तीन प्रेसिडेंसी थी उसके थ्रू, और उसमें उन तीन प्रेसिडेंसियों में कितनी थी? 446 ब्रांचेस थी इसकी एसबीआई की। ठीक है, 466, सॉरी 466 ब्रांचेस थी। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ मैनी द ब्रांचेस ऑफ द एसबीआई एंड नेम्ड देम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और उनका सबका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही था। हेंस द फर्स्ट पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक इमर्ज्ड इन इंडिया। द आरबीआई हैड परचेज 92% ऑफ द शेयर्स, और आरबीआई ने इसके 92% शेयर खरीद लिए। एंड दिस पार्शियल नेशनलाइजेशन, इस नेशनलाइजेशन के साथ जैसे नेशनलाइजेशन हुआ एसबीआई का, उसने 92% शेयर खरीद लिए एसबीआई के आरबीआई ने। सेटिस्फाई द एक्सपेरिमेंट एंड द गवर्नमेंट इन द रिलेटेड मूव पार्सली नेशनलाइज 8 मोर प्राइवेट बैंक्स, और 8 प्राइवेट बैंकों को पार्सली नेशनलाइज किया गया विद गुड रीजनल प्रेजेंस, इनकी अच्छी मतलब कि उस क्षेत्र में पकड़ थी। वाया द एसबीआई एसोसिएट्स एक्ट 1959, और नेम्ड देम एज द एसोसिएट ऑफ एसबीआई, और उनका नाम रख दिया कि ये एसबीआई के एसोसिएट हैं। द आरबीआई हैड एक्वायर्ड 92% स्टेक इन देम एज वेल, और उनमें भी आरबीआई के 92% स्टेक होल्डर था आरबीआई उसमें। लेटर ऑन बाद में द स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर वाज क्रिएटेड। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर बनाई गई थी बाय मर्जिंग द स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और बीकानेर को मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर बनाई गई थी दोबारा से, एज दे यूज टू ऑपरेट इन द सेम रीजन। Following the banking consolidation process by 2017-18, 2017-18 का जो कंसोलिडेशन प्रोसेस था उसके थ्रू एसबीआई एंड इट्स एसोसिएट यानी कि 7+1 बर एमलगमेशन इनटू वन बैंक, और इन 8 को मिला के यानी कि 7 बैंक उसकी ब्रांचेस थी एसोसिएट, और वन एक और ब्रांच थी, बर एमलगमेट इनटू द बैंक एसबीआई। वन बैंक बनाएगी, क्या बनाएगी? एसबीआई, 8 बैंकों को मिला के। इमरजेंस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स, अब बात कर लेते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इन द पार्शियल नेशनलाइजेशन, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर कंप्लीट नेशनलाइजेशन। अब पार्शियल नेशनलाइजेशन के बाद, उसका एक्सपीरियंस करने के बाद गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया? अब हम इसको कम्प्लीटली नेशनलाइज्ड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1949। और ये किसके थ्रू हुआ? जो बैंकिंग नेशनलाइजेशन का एक्ट था 1959 उसके 1969 उसके थ्रू।
द गवर्नमेंट नेशनलाइज अ टोटल ऑफ 20 प्राइवेट बैंक्स, और 20 प्राइवेट बैंकों को गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू नेशनलाइज किया, जिसमें से क्या, पहला पॉइंट, 14 बैंक्स विद डिपॉजिट्स मोर देन 50 करोड़, और जिसमें से क्या था कि 14 बैंक ऐसी थी जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ से भी ज़्यादा था, ऑफ नेशनलाइज्ड इन जुलाई 1969 में, ठीक है। एंड 6 ऐसी बैंक थी जिनका डिपॉजिट था 200 करोड़ से भी ज़्यादा, तो उनको नेशनलाइज किया गया 1980 में, आफ्टर द मर्जर ऑफ लॉस मेकिंग न्यू बैंक ऑफ इंडिया विद द पंजाब नेशनल बैंक, और जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया थी उसको पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया था क्योंकि वह लॉस में चल रही थी, सितंबर 1993 को। द टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक रिड्यूस टू 19, और इससे क्या हुआ, न्यू बैंक ऑफ इंडिया पीएसबी के साथ मर्ज हो गई तो क्या हो गया, उसकी संख्या कम हो गई, बची कितनी, 19। एम्ड एट स्ट्रीमलाइनिंग देयर ऑपरेशन एंड साइज, द गवर्नमेंट स्टार्टेड अ प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड अमेलगमेशन ऑफ द पीएसबी। अब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया प्रोसेस पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज करने का इन 2020। After the completion of this process, the number of PSB reduced to only 12। पहले कितनी PSB थी, अब उससे घट के वो कितनी हो गई हैं, 12 हो गई। पहले कितनी PSB थी, पहले जितनी PSB थी उससे घट के अब वो कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है, उनका अमलगमेशन हो गया, ठीक। आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, द गवर्नमेंट स्टॉप्ड ओपनिंग ऑफ बैंक, गवर्नमेंट ने बैंकों को खोलना बंद कर दिया इन द प्राइवेट सेक्टर में थी, दो सम फॉरेन प्राइवेट बैंक्स वर अलाउड टू ऑपरेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड एक्सटर्नल लोन्स। आफ्टर इंडिया ushered in the era of economic reform, the government started a comprehensive banking system reforms in the fiscal year 1992-93। Three related developments allowed the further expansion of banking industry in country। अब क्या डेवलपमेंट हुए जो अलाउ करते हैं बैंकों को फिर से नेशनलाइज बनाने के लिए, क्या हुए देख लीजिए। इन 1993 द एसबीआई वाज अलाउड एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। अब एसबीआई के पास इतना फंड हो गया था, या इतना उसका डिपॉजिट हो गया था 1993 में, उसको अलाउ कर दिया गया कैपिटल मार्केट में। अब कैपिटल मार्केट क्या होती है वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट पढ़ा था। उसी में जब मैंने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ाया था, उसमें 2 तरह की मार्केट होती हैं, जो कि शॉर्ट टर्म फंड देती हैं, लॉन्ग टर्म फंड देती हैं, ठीक है। तो आप उसमें जाके डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। कैपिटल मनी मार्केट मैंने पढ़ा चुका हूँ। विद द परमिशन टू गिव एंड सेल इट्स शेयर टू द ट्यून ऑफ 33% थ्रू एसबीआई, अमेंडमेंट एक्ट 1993, एसबीआई को परमिशन मिल गई। इन 1994 में गवर्नमेंट अलाउड द नेशनलाइज्ड बैंक्स टू हैव एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट विद द सीलिंग ऑफ 33% सेल ऑफ शेयर्स थ्रू द बैंकिंग कंपनीज, अमेंडमेंट एक्ट 1994। अब बैंकिंग का जो अमेंडमेंट एक्ट 1994 था उसके थ्रू 33% अपने शेयर वो बेच सकती थी कैपिटल मार्केट में, ऐसा गवर्नमेंट ने उनको अलाउ कर दिया, ठीक है, नेशनलाइज बैंकों को। सिंस देन, तब से मैनी नेशनलाइज बैंक्स हैव टैप्ड द कैपिटल मार्केट फॉर देयर कैपिटल इनहेंसमेंट, इंडियन ओवरसीज बैंक बीइंग फर्स्ट इन रो, और इस रो में इंडियन ओवरसीज बैंक्स पहली थी जिसने अपने 33% शेयर बेचे इसको लेके, बैंकिंग कंपनीज एक्ट को लेके, और अपना कैपिटल मार्केट में इन्हेंसमेंट करने के लिए। तो सच बैंक्स कुड बी बेटर कॉल्ड द पीएसबीज, और ऐसी बैंकों को हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड, हम ऐसी बैंकों को पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 50% या मोर देन 50% स्टेक होते हैं उनमें, ठीक है, उसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। दे आर स्टिल नोन एज द नेशनलाइज बैंक, जिसमें 50% या उससे अधिक शेयर्स कह सकते हैं या स्टेक कह सकते हैं उनके होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। तीसरा पॉइंट क्या है, इन 1994 गवर्नमेंट अलाउड द ओपनिंग ऑफ प्राइवेट बैंक्स इन द कंट्री, 1994 में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया प्राइवेट बैंकों को देश में खोल सकते हैं अब। द फर्स्ट प्राइवेट बैंक ऑफ रिफॉर्म एरा वाज द यूटीआई बैंक। सिंस देन अ फ्यू डजन इंडियन एंड फॉरेन प्राइवेट बैंक्स हैव बीन ओपन इन द कंट्री, और तब से ये बैंकें ओपन होने लगी, ठीक है, ठीक। बात कर लेते हैं कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स। इन द बैकड्रॉप ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म M. Narasimham 1991 to 1998, we find a broader process of banking consolidation of the PSBs commencing in the country by 1993 to 94 itself. However, certain confusion how much of government ownership in them should be divested. Broader objective of banking consolidation is helping the PSBs emerge as a significant global player, for which the most essential aspect will be broadening of their capital base. In this direction, the following actions have been taken by the government of India.
ये देख लीजिए, यहाँ से एक मेन पॉइंट है, द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंकिंग कंसोलिडेशन। अब जो बैंकिंग कंसोलिडेशन हो रहा था उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? हेल्पिंग द पीएसबीज, क्योंकि इसमें मोर देन 50% शेयर थे या स्टॉक होल्डर था इसका 50% और मोर देन, कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इमर्ज एज अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्लेयर, यही उद्देश्य था इसको ग्लोबल प्लेयर बनाने का। फॉर विच, इसके लिए द मोस्ट इसेंशियल एस्पेक्ट विल बी ब्रॉडनिंग, और मोस्ट उसको बड़ा करना था, ऑफ देयर कैपिटल बेस, मतलब इसके कैपिटल बेस को बड़ा करना था। इन दिस डायरेक्शन, और इस दिशा में, द फॉलोइंग एक्शंस हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट इंडिया ने इस दिशा में कुछ स्टेप लिए। वो क्या लिए? सबसे पहले बात करते हैं मर्जर की। इट इज़ एम्ड, अब मर्जर का मेन उद्देश्य क्या था? merger. It is aimed at creating bigger and stronger banks beside reducing operational cost of broadening capital base of the bank. बिना जैसे छोटी छोटी बैंकों का कैपिटल बेस बढ़ाने से अच्छा है कि इन सबको मर्ज करके एक बड़ी बैंक बनाई जाए और उसका बेस मजबूत किया जाए, ठीक है। मेनली स्टार्टिंग विद द मर्जर ऑफ एसोसिएट ऑफ एसबीआई, और स्टार्टिंग कहाँ से हुई? जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 7 जो एसोसिएट थे एसबीआई के, उनको मर्ज करके। ऑल 7 सच बैंक्स मर्ज इनटू वन बाय 2017-18, जो कि 17-18 में उनको मर्ज किया गया 7 बैंकों को। देन द बिगेस्ट सच एक्सरसाइज वाज अफेक्टेड इन द अगस्त 2019 व्हेन 10 पीएसबीज वर मर्ज्ड इनटू 4, और 10, और फिर इसका इफेक्ट कब देखने को मिला कि 2019 में 10 पीएसबीज यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके 4 बैंक बनाए गए, एंड देयर नंबर केम टू डाउन 12। अब उनका नंबर घट के कितना आ गया था? 12 पीएसबी का। एज पर द यूनियन बजट 2021-22। अब यूनियन बजट 2021 के 22 में क्या बताया गया? अदर 2-3 बैंक्स बर टू बी मर्ज, और 2-3 बैंकें मर्ज की गई थी। लेट्स टॉक अबाउट द डिसइन्वेस्टमेंट, और ये सब बात किसके पीछे हो रही थी? पब्लिक सेक्टर बैंक को उसके कैपिटल बेस को मर्ज करना, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड सबसे पहले मर्जर। अब बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की। बोथ ऑफ द रूट ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट आर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ बैंक्स, minority stake sale and strategic, which may also result into privatization। अब माइनॉरिटी स्टेक बात करें डिसइन्वेस्टमेंट में, ठीक है, या हम बात करें स्ट्रेटजिक की, तो दोनों ही हमको कहाँ ले चलते हैं? प्राइवेटाइजेशन की ओर। एम्ड एट इन्फ्यूजिंग फ्रेश कैपिटल, और प्राइवेटाइजेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उद्देश्य क्या था इसका? फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन एंड मार्जिनल प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ क्लियरली अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2021-22 2021-22 के बजट में गवर्नमेंट ने क्लियरली अनाउंस कर दिया था क्या? टू प्राइवेटाइज ऑल नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जो नॉन स्ट्रेटेजिक हैं उनको प्राइवेटाइज करने, विच इंक्लूड सम ऑफ द पीएसबी, जिसमें कि कुछ पीएसबी भी थी। वाइल मेंटेनिंग ओनरशिप कंट्रोल इन द स्ट्रेटेजिक वंस लिमिटेड टू ओनली 4 इन नंबर, विच विल ऑल्सो इंक्लूड फ्यू ऑफ द पीएसबीज बिसाइड सम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक। पीएसबी के अलावा कुछ और इंस्टीट्यूशंस भी थे। इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके देख लीजिए। Grow due to their world-class experience during 1999 to 2000, this route was used by the government to privatize the public sector enterprise such as Balco, Modern Food, BSNL. Though such as specific stance of the strategic disinvestment was not announced by the government till April 2021, it may be expected any day. Let's talk about the summary about this. The government believes that India needs global-sized banks to become a 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024-25। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था कि इंडिया को 2024 से 25 तक क्या 5 ट्रिलियन की यूएस डॉलर इकोनॉमी बनाना है। टुडे इंडिया हैज़ ओनली 1 बैंक इन द टॉप 100 ग्लोबल बैंक, और उसका परिणाम क्या हुआ? आज के टाइम पे अगर हम ग्लोबल बैंक की बात करें तो 100 ग्लोबल बैंक्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें केवल इंडिया की एक बैंक आती है, और वो भी कितनी पोजीशन पे? 100 में से 55 पोजीशन पे एसबीआई। बल्कि चाइना, जबकि चाइना एंड द यूएस हैव 18 बैंक्स, और इस लिस्ट में 18 बैंकें हैं चाइना और यूएस की। नाउ यू कैन कंपेयर विद द इंडिया एंड चाइना इन द इकोनॉमिक बैकग्राउंड, 12 इन द लिस्ट रेस्पेक्टिवली, ठीक है, और जो कि 12वें लिस्ट पे हैं। एंड द गवर्नमेंट वांट टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन 2020-25, and this will not happened yet. As per the former Chief Economic Advisor K.B. Subramanian, August 2020, India is the 5th largest economy in the world. So, PPP के मामले में होगा ना? So, if the Indian banking sector was proportional to the size of its economy,
अब बात वो लोग कहते हैं कि प्रोपोर्शनल है साइज का, जैसे कि जितना बड़ा साइज है उतनी ज़्यादा इकोनॉमी है। इट शुड हैव बीन वेयर। अब बात कर लेते हैं कि अगर बात करें साउथ कोरिया की तो उसका तो क्षेत्रफल बहुत कम है, लेकिन फिर भी विच है 6 बैंक्स इन द ग्लोबल टॉप 100, और 100 में से उसकी 6 बैंक के टॉप 100 में है। ही फर्दर एडेड देन इवन कंट्रीज दैट आर अ फ्रैक्शन ऑफ इंडिया साइज, जो कि इंडिया के बिल्कुल छोटे से एक बात कर लें स्टेट से भी छोटा है। फॉर एग्जांपल फिनलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे हैव एटलीस्ट वन बैंक इन द ग्लोबल टॉप 100। स्वीडन एंड सिंगापुर विच आर 1/6 and 1/8 the size of the Indian economy respectively have 3 banks in the list। और ये जो बात कर रहे हैं कि स्वीडन और सिंगापुर की, ये तो इंडिया की इकोनॉमी के 1/6 हैं, फिर भी इनकी 3 बैंक हैं उस लिस्ट में। समझ सकते हो आप इंडिया की इकोनॉमी कहाँ पे है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर किस जगह स्टैंड कर रहा है। रीजनल रूरल बैंक, लेट्स टॉक अबाउट द RRB। द रीजनल रूरल बैंक वर फर्स्ट सेटअप ऑन 2 अक्टूबर 1975, ओनली 5 इन नंबर। केवल 5 बैंकों को पहले 1975 में सेटअप किया गया था, 2 अक्टूबर के दिन, यानी कि गांधी जयंती के दिन 1975 में। regional rural bank with the aim to take banking services to the doorstep of the rural masses, especially in the remote areas with no access to the banking services, with the intention to fulfill twin duties। अब वो twin duties क्या थी? To provide credit to the weaker sections of the society at concessional rate of interest who previously dependent on private money lending and, जो कि पहले प्राइवेट मनी लेंडिंग पे डिपेंड करता था, जो रूरल मास था, जो पब्लिक थी गांव की, वो पहले प्राइवेट मनी लेंडिंग पे डिपेंड करी, जिसको हम अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट बोलते हैं, ठीक है, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। उस पे जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट पे जो डिपेंड थे, अब वो बैंक पे डिपेंड करेंगे, जो कि ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, ठीक है। तो ऐसा उनका उद्देश्य था RRB खोलने का। टू मोबिलाइज रूरल सेविंग्स और चैनलाइज देम फॉर सपोर्टिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन द रूरल एरियाज। अब जो उनकी सेविंग थी उनको मोबिलाइज करना उसी एरिया में, और नई नई एक्टिविटीज़ करना, उसी से उसके जो टैक्स जनरेट होता है उससे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इंडिया ने उसी स्टेट की, जिस स्टेट में खोली गई उसकी स्टेट गवर्नमेंट को कंसर्न किया। एंड द स्पॉन्सरिंग नेशनलाइज्ड बैंक, और उन्होंने कहा कि नेशनलाइज्ड बैंक को स्पॉन्सर करें, उस पर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करें। कैपिटल ऑफ द RRBs इन द प्रोपोर्शन ऑफ 15 and 35%। क्या हुआ देख लीजिए, किसका कितना कितना प्रोपोर्शन था RRB में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्पॉन्सरिंग नेशनलाइज्ड बैंक कॉन्ट्रीब्यूट द शेयर। सबसे पहले रेस्पेक्टिवली है, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का RRB में कितना शेयर, 50%, स्टेट गवर्नमेंट ने कितना, 15%, और जो स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनका कितना, 35% रेस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ RRB इज लिमिटेड टू द नोटिफाइड फ्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। अब स्टेट में कुछ निश्चित जो ऐसे जिले थे उसमें ही इनको खोलना अलाउ था। फॉलोइंग द सजेशंस ऑफ केलकर कमेटी, केलकर कमेटी ने क्या सुझाव दिया, दैट गवर्नमेंट स्टॉप्ड ओपनिंग न्यू RRBs इन 1987। 1987 में केलकर कमेटी ने एक नया सुझाव दिया था कि अब गवर्नमेंट को नई RRB खोलना बंद करना चाहिए। बाय दैट टाइम, उस समय देयर टोटल स्टूड एट 196, क्योंकि उस समय टोटल 196 हो गई थी ये RRB। ड्यू टू excessive leaning towards social banking and catering to the highly economically weaker sections, these banks start incurring huge losses by the early 1980s। और ऐसा करने से, क्योंकि ज़्यादातर बैंक खोलने से बैंकों को क्या नुकसान हुआ कि वह ज़्यादातर लॉस में चली गई जगह जगह खोलने से। फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बैंक्स, दोबारा से इसको रिस्ट्रक्चर और स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट सेटअप 2 कमेटी, गवर्नमेंट ने 2 कमेटी बैठाई। कौन कौन सी, द भंडारी कमेटी 1994 to 95 एंड द बसु कमेटी 1995 to 96। आउट ऑफ द टोटल 171 वर रनिंग इन द लॉसेस, और 196 से 171, यानी कि 196 में से 171 लॉस में चल रही थी 1998-1999 तक। व्हेन द गवर्नमेंट टुक सम सीरियस डिसीजन, तब गवर्नमेंट ने कुछ सीरियस डिसीजन लिए। क्या, द ऑब्लिगेशन ऑफ कंसेशनल लोन्स एबोलिस्ड एंड द RRBs स्टार्ट चार्जिंग कमर्शियल इंटरेस्ट रेट ऑन इट्स लेंडिंग। उसने अपना इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा दिया, यानी कि ब्याज उसने बढ़ा दिया जिससे वो लोन देती थी। द टारगेट क्लाइंटिल रूरल मासेस वीकर सेक्शन वाज सेट फ्री नाउ टू लेंड टू एनीबॉडी, ठीक है। अब जो रूरल मासेस था वो फ्री था कि वो किसी से भी लोन ले सकता था अपना, ठीक है, जैसे पहले वो लेता था। आफ्टर द अबव गिवन पॉलिसी चेंजेस द RRB स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द रेड लॉसेस, और ऐसा करने से धीरे धीरे वह रिकवर करने लगी लॉसेस से, ठीक है, कौन, RRBs।
The CFS यानी कि Committee on Financial System has recommended to merge them with their managing nationalized or PSBs and finally make them part of the would be three-tier banking structure of the India. By the February 2025, as per the RBI, there were 43 RRB operating in the country. This is done for the today. We will talk about the cooperative banks and their uses and their types tomorrow. Till then, so please let's continue my video for more information regarding the Indian economy. See you soon. Thank you.